बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद रिजवी। आप तमाम नाजरीन देख रहे हैं कामयाबी के रास्ते। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, इस प्रोग्राम में जब भी हम लोग हाजिर होते हैं, एजुकेशन से मुतालिक इसमें गुफ्तगू की जाती है और हमारे एक्सपर्ट इसमें आप तक डिटेल पहुंचाते हैं कि कौन सा वो स्कूल है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, कौन से कॉलेज हैं, कौन से इंस्टीट्यूट है, कौन सा एग्ज़ाम आने वाला है। सारी इन्फॉर्मेशन के साथ इस प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि हर दिन हमको कुछ ना कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। हम लोग ये कोशिश करते हैं जो न्यू अपडेट्स आ रहे हैं उससे कहीं आप पीछे ना रह जाएं, तो उसके साथ आप ताल से ताल मिलाकर आगे बढ़ते रहें। इस प्रोग्राम में आइए हम मुलाकात करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। इस वक्त चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद हैं बेहतरीन करियर काउंसलर हैं जनाब SM रज़ा सर, जो फैकल्टी मैथ्स एंड करियर इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं इस वक्त। चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अलैकुम अस्सलाम, और तमाम स्टूडेंट और उनके पेरेंट को सलाम अलैकुम। वेलकम है आपका इस शो पे, और तमाम अभी जो जानकारियां हैं उसको लेके हम हाजिर हैं आपके लिए। जी बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है हर एपिसोड में आप नाजरीन तक पहुंचाते हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आज भी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं चाहता हूं कि आप व्यूवर्स तक बताएं। ये तो इंडिया एक मतलब बहुत बड़ी कंट्री है, इसमें अलग अलग बोर्ड्स हैं, सेंट्रल बोर्ड्स हैं, इसमें इतने सारे स्कूल्स हैं जिसके बारे में हमको पता नहीं है। मैं चाहता हूं कि आज के प्रोग्राम में नाज़रीन आप लोग बने रहें। केंद्रीय विद्यालय संगठन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बहुत सारे स्कूल्स हैं, इसके बारे में डिटेल आप नाजरीन तक पहुँचाएँगे। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए होने वाली है, क्योंकि रिज़ल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। CBSE बोर्ड का सिलेबस है जी। हिंदुस्तान का कोई ही ऐसा ज़िला, मैं समझता हूँ रेयर कोई ऐसा ज़िला होगा जिस ज़िले में ये स्कूल मौजूद ना हो। वेरी गुड। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो कोविड के दरमियान लोगों के जो माली हालात पे जो असर पड़े हैं, लोगों का सोर्स ऑफ इनकम जो थोड़ा कम हुआ है, तो लोगों की निगाह जो है वो उस स्कूल की तरफ ज़्यादा है जहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर काफ़ी कम होता है। तो काफ़ी कम फीस स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटीज़ इस स्कूल में आपके बच्चों के लिए फराहम करा रखी है। वो सारी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह। आई थिंक जहाँ तक आपने फ़ीस की बात की है, आज के स्कूल की फ़ीस देखे तो लाखों में पहुँच गई है। ऐसे में कोई ऐसा स्कूल जिसकी एजुकेशन भी बेस्ट हो और जो सेंट्रल बोर्ड का हो, अगर उसमें एडमिशन मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और अब देखें स्कूल है, हर आदमी, क्योंकि सीट लिमिटेड होती है, मैक्सिमम लोग ट्राई करते हैं, तो अब यहीं पे ज़रूरत होती है कि सही वक्त पे आपको सही जानकारी देनी जाए जी। सारी जानकारी आप नोट करेंगे और आपके लिए बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि अगर आपके बच्चे छोटे हैं और आप चाहते हैं कि एक बेहतरीन स्कूल मिनिमम बजट में अगर आपको मिल जाए आपके घर के आसपास, तो एक बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए इंशाल्लाह आज होगा। एक एक चीज़ें आप नोट करें। चलिए, केंद्रीय विद्यालय का जो मिशन है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन कुछ सवाल सर है जी, जिसका जवाब मैं चाहता हूं कि आप पहुंचा दें। ये सवाल सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। रज़ा सर आपको ये सलाम कर रहे हैं, और इनका नाम है अब्बास, ये वाराणसी से हैं जी। ये कह रहे हैं कि सर, इज़ देयर एनी स्कोप इन फॉरेंसिक साइंस एंड माइक्रोबायोलॉजी इन फ्यूचर, प्लीज़ गाइड मी। ये क्या स्कोप है फॉरेंसिक साइंस का, माइक्रोबायोलॉजी का, इंडिया में भी और फ्यूचर में भी बताएं क्या स्कोप है सर। किसी भी कोर्स को डेवलप तभी किया जाता है जब उसका स्कोप आने वाले वक्त में बढ़ने वाला होता है। नए कोर्सेज क्यों आते हैं? क्योंकि स्कोप के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, वक्त के अकॉर्डिंग उसको डेवलप किया जाता है। स्कोप के बारे में हमको कभी सोचना नहीं है। ओके। इम्पॉर्टेंट क्या है कि जब भी सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट हायर स्टडीज़ की तरफ अगर आपको करना है, जैसे मान लें हमको कोई सब्जेक्ट आगे चूज़ करना है, तो जो सब्जेक्ट हमको पढ़ना है, एक बार थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में हमको कलेक्ट करनी चाहिए कि जो चीज़ हमें आगे जाके पढ़ना है, क्या उसमें मेरा इंटरेस्ट है या नहीं है। ओके। सबसे इम्पोर्टेंट को ये फाइंड आउट करना है कि फॉरेंसिक साइंस या माइक्रोबायोलॉजी दोनों में से इंटरेस्ट है या नहीं, ऐसा कुछ है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक बच्चा IIT की काउंसलिंग के लिए उसने हमको फ़ोन किया। उसकी रैंक के अकॉर्डिंग उसको 10-12 कॉलेज में डिफरेंट ब्रांचेस उसको ऑफर हो रही थी। उसने हमसे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने ये कहा कि जो भी ब्रांच आपको आगे ऑप्ट करना है, सबसे पहले देखें कि आने वाले 4 साल में आपको सिलेबस पढ़ना क्या है, और उस सिलेबस में जो चीज़ आपको पढ़ना है 11th-12th में, वो टॉपिक आपका मजबूत है या नहीं, उसमें आपका इंटरेस्ट है या नहीं है। ओके। किसी भी कोर्स में आप जाएं, अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ें, एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग आप चलें, मार्क्स अच्छे लाएं, तो मुझे नहीं लगता है कि जॉब में कोई परेशानी होनी चाहिए। परेशानी किसको होती है? जो पीछे वाले होते हैं, जो हमेशा आगे रहते हैं। तो हर कंपनी, और जाहिर सी बात है, सब्जेक्ट के सिलेक्शन के पहले इन सब सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। माइक्रोबायोलॉजी में भी ऑप्शन है, फॉरेंसिक साइंस में भी ऑप्शन है, लेकिन पैरामेडिकल के कोर्सेज जैसे आपने पिछले प्रोग्राम में किया है। जी, हम लोग ने किया। क्यों किया? क्योंकि हम बताएं बच्चों को
कि MLT के कोर्स हो गए, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के कोर्स हो गए, फिजियोथेरेपी के कोर्स हो गए, ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी के कोर्सेज हो गए, इनकी बड़ी अहमियत है और बहुत ज़्यादा मार्केट में इनके डिमांड भी है। ओके, तो किसी भी कोर्स को आप चूज करें तो एकदम देखें कि जो आने वाले साल में आपको पढ़ना है उन टॉपिक्स में आपका बेसिक्स क्लियर है कि नहीं है और उसमें आपका इंटरेस्ट है या नहीं है। कोई भी चीज़ लें, मेहनत करें, कामयाबी हमेशा आपके साथ। नहीं तो आप इन्हें क्या कहना चाहेंगे, फॉरेंसिक साइंस और माइक्रोबायोलॉजी अगर ये ऑप्ट करते हैं तो मतलब दोनों में से कौन सा ऑप्ट करना चाहिए? मुझे लगता है कि माइक्रोबायोलॉजी की तरफ बढ़ना चाहिए। फॉरेंसिक साइंस अभी इंडिया में क्या है, बहुत शुरुआती दौर में है। ओके, और बहुत सारे जगहों पे ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में अवेलेबल भी नहीं है। ओके, ज़्यादातर मास्टर लेवल पे या स्पेशलाइजेशन में अवेलेबल है। तो एक तो ये कि प्रीमियर इंस्टीट्यूशन। कितने साल का कोर्स है सर ये, मतलब ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन जब भी आप जाएंगे तो इस तरह के कोर्सेज जो होंगे वो 3 साल के ही होंगे और पैरामेडिकल जो है 4 साल का है क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा है। जी, तो मुझे लगता है कि बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में इनको स्टार्ट लेना चाहिए। उसके बाद विंग्स आपके पास। क्या ऐसा हो सकता है कि बीएससी माइक्रोबायोलॉजी लें और आगे जाके मास्टर फॉरेंसिक साइंस में कर लें? तो जो इनका प्लान है तो डुअल डिग्री प्रोग्राम हो जाए, ऐसा कुछ? एग्जैक्टली, जैसे अगर ये बीएससी बायोटेक में भी कर लें तो उसके बाद एमएससी फॉरेंसिक साइंस में कर सकते हैं। अच्छा, है, ऑप्शन है। अच्छा, बीएससी बायोटेक करेंगे क्योंकि बायोटेक थोड़ा सा एक पॉपुलर कोर्स हो चुका है और मैं समझता हूँ कि रेयर कोई यूनिवर्सिटी होगी जहाँ पे बीएससी बायोटेक का कोर्स अवेलेबल नहीं होगा। तो एक ये भी, तो जैसे ये वाराणसी से हैं, बनारस से, तो क्या वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पे अवेलेबल होगा ये कोर्स? सर, हिंदुस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी के आसपास रहते हैं BHU, जी, तो आप देख लें। तो BHU में बायोटेक होगी, एकदम होगा, नहीं होने का तो मतलब ही नहीं है। ओके, फेम यूनिवर्सिटी ऑफ आई कैन से वर्ल्ड, यू कैन से। तो BHU एंट्रेंस आप देखें, अलीगढ़ मुस्लिम एंट्रेंस देखें, जामिया मिलिया एंट्रेंस देखें, आप ये सब सारे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देखें, वहाँ भी बीएससी। तो इसमें कुछ क्राइटेरिया भी इनको देखना पड़ेगा अपने 12 का परसेंटेज का? देखिए, जहाँ एंट्रेंस होता है साजिद साहब, वहाँ मिनिमम 60% या 55% आपको होना चाहिए। एंट्रेंस में ऐसा नहीं है कि जहाँ मार्क्स बेस पे एडमिशन होता है वहाँ पे कट ऑफ आपकी हायर जाती है। यहाँ तो एंट्रेंस, तो जो जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे इस कोर्स को ऑप्ट करने के लिए आपको एंट्रेंस का सहारा लेना पड़ेगा। अदरवाइज जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो मार्क्स के बेस पे एडमिशन देते हैं। थैंक यू सर। बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। ये सवाल अब्बास का है, लेकिन ये कर्नाटका बेंगलोर के रहने वाले हैं। ये सवाल लिख रहे हैं कि आई स्टडी इन क्लास 9 ICSE बोर्ड एंड हैव ऑप्टेड माई 6 सब्जेक्ट एज अ कंप्यूटर एप्लीकेशन. I want to become a robotic engineer, but my mother tells me to do BCom and then MBA. If you prefer me to become a robotic engineer, please tell me if I have future in it. If yes, then can I enroll for coding courses like White Hat Junior? Please suggest me. अब्बास, बहुत सारी दुआएं हैं आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। जी, थैंक यू। देखिए, घर में अगर डिबेट हो और वो भी एजुकेशन के लिए हो तो कितना अच्छा माहौल। बिल्कुल। तो पहले तो आपकी वालदा को भी मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा अल्लाह ने आपको बच्चा दिया है, इसको संभालना है। और देखिए, MBA तो किसी भी कोर्स के बाद किया जा सकता है साजिद साहब। BCom के बाद, BCom के बाद कर लें, BA के बाद कर लें, इंजीनियरिंग के बाद कर लें, मेडिकल के बाद कर लें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपकी ख्वाहिश फाइनली MBA करने की है तो आप MBA बाद में भी करा सकती हैं, तो उस तरफ आपको परेशान नहीं होना है। अब इस बच्चे ने बड़ी अच्छी एक बात रखी है। देखें, सबसे पहले तो आप भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं जो बच्चा 9th क्लास में और अच्छे सवाल पूछ रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए कैसे कैसे सॉफ्टवेयर के कोर्सेज ये पूछ रहा है, जनरली इतने छोटे बच्चों को पता नहीं होता है। तो काफ़ी अटेंटिव चाइल्ड है। मैं इसको एक चीज़ यहाँ से कहना चाहूँगा, पहले तो 9th-10th को खूब अच्छी तरह से करें और ICSE बोर्ड का स्टूडेंट है तो अच्छा ही बच्चा होगा। और बेंगलोर जैसे सॉफ्टवेयर सिटी में रह रहा है तो क्या पूछना है फिर। काफ़ी ब्राइट फ्यूचर इस बच्चे का लगता है। जहाँ तक इसने रोबोटिक इंजीनियरिंग के बारे में बात की, देखिए रोबोटिक्स के लिए क्या होता है साजिद साहब, मैकेनिकल करके भी आप स्पेशलाइजेशन रोबोटिक्स में कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स IT करने के बाद भी आप रोबोटिक्स में स्पेशलाइजेशन मास्टर लेवल पे कर सकते हैं। और आजकल तो रोबोटिक इंजीनियरिंग भी आ गई है, 4 साल का कोर्स 12th के बाद भी हो सकता है। ये तीनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। यहाँ पे एक टेक्निकल बात मैं और कहना चाहूँगा, कभी कभी मैं देखता हूँ कि छोटी क्लास में बच्चों को छोटे छोटे कोर्सेज कंप्यूटर के लोग ज्वाइन करा देते हैं। अब सपोज कीजिए कि कोई एक नया सॉफ्टवेयर आज आया, मेरा बच्चा 7वीं क्लास में, मैंने 6 महीने का उसको कोर्स करा दिया। अब उसको जॉब में जाना 8 साल के बाद, तब बताएं उस वक्त ये सॉफ्टवेयर वहाँ पे एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, इसका तो हमको पता नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमको करना है या कि करना क्या है। तो 7 साल पहले जो चीज़ हम करा रहे हैं, आज से आने वाले 7 साल के बाद वो सॉफ्टवेयर यहाँ दिखाई नहीं देगा। एकदम नई चीज़ें, नए अपडेटेड फॉर्म में सारी चीज़ें आएंगी। तो अभी आपका बस ध्यान कहाँ होना चाहिए,
एकेडमिक्स पे खूब अच्छी तरह से फोकस्ड होकर आप पढ़ाई करें स्कूल की, ओलंपियाड्स फेस करें खूब अच्छे, 10th बोर्ड में अच्छा स्कोर करने की कोशिश करें, साइंस लें, IITs की तैयारी करें और अच्छी रैंक लाएं, और इंशाल्लाह रोबोटिक्स की तरफ आपका माइंड है, आप करें बीटेक इन रोबोटिक्स, और उसके बाद में अपनी वालदा के लिए उनकी दुआएं साथ आपके हैं, बाद में MBA कर लें आप। तो रोबोटिक इंजीनियरिंग के बाद MBA कर सकते हैं? कर सकते नॉर्मली हैं। क्या लोग करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं जी। तो इंजीनियरिंग एक प्रोफेशनल फील्ड है, या इसके बाद मतलब 1 साल फिर 4 साल लग गया इसमें जी, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी आगे चल के? कोई दिक्कत नहीं है। और तो जब MBA अगर करना है तो MBA तो एक अलग फील्ड है सर, Right. जैसे उसमें हम लोग सुनते हैं प्रोफेशनल फील्ड वो भी है जी। लेकिन वो बिजनेस से जुड़ी हुई है, राइट, तो ये एक इंजीनियर होके एक MBA की तरफ जाएं तो शायद 2 लाइन अलग अलग नहीं हो जाएगी फ्यूचर में? साजिद साहब, अब हिंदुस्तान में MBA करने का सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है? IIM। जी। अब IIM का आप सेलेक्टेड बच्चों का लिस्ट उठा के देखिए, अगर 100 बच्चे देखेंगे तो उसमें 80 बच्चे आपको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के दिखाई देंगे। रियली? यस। चलिए, अच्छा। तो जो टॉपर आपको IIMs का दिखाई देगा वो भी IIT बैकग्राउंड का दिखाई देगा आपको। अब क्या है कि वो जो MBA जो ट्रेडिशनल हम देख रहे थे MBA, अब तो MBA IIT में भी होती है। देखिए MBA के कितने सारे आपके विंग्स आ गए, IT में MBA आ गया, फाइनेंस में, HR में हम लोग पहले हम लोग फाइनेंस और मार्केटिंग समझते थे, अब तो सारे स्पेशलाइज्ड फील्ड पे आ गया है। तो अगर आपके पास टेक्निकल कोई नॉलेज भी हो, प्रोडक्ट को आप बनाते भी हो और बनाने के बाद मार्केट में उसको बेचने की कैपेसिटी भी अगर आपके अंदर हो, तो आपके पास तो मल्टी टैलेंट हो गया ना। बिल्कुल, तो मार्केट में डिमांड भी आपकी होगी। तो MBA इंजीनियरिंग के बाद आप कर सकते हैं जी। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें एक छोटा सा और सवाल मैं ऐड करना चाहूँगा जो मेरे जहन में इस वक्त आ रहा था जी। वो ये था कि सर जैसा कि इन्होंने कहा है कि जो कोडिंग के कोर्सेज हैं ये आजकल इसकी ऐड बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो अभी ये कराना सही नहीं है, कौन से स्टैंडर्ड से फिर कराना चाहिए? मुझे लगता है कि देखिए अभी क्या है, मेन अभी एग्जाम इनके आने वाले होंगे और अपडेट भी हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी तो इनका क्या है कि मेन इनको स्कूल के एग्जाम की तरफ फोकस रखना है अपने आप को। राइट नाउ अभी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि इतना ज्यादा पैनिक होने की अभी आपको जरूरत नहीं है। एकदम एकेडमिक्स पे हम लोगों ने कैसे पढ़ाई की है साजिद साहब, आप महसूस करें तो हाँ चीजें बदल रही हैं, लेकिन जो मैंने आपको एक पॉइंट रखा वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि अभी जिस सॉफ्टवेयर पे हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप याद करें तो जब 2000 जब स्टार्ट हुआ तो एक बहुत बड़ी एक न्यूज आई, एक Y2K एक प्रॉब्लम के नाम से एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आया। लेकिन आप देखेंगे आज वो कहीं भी वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं, 5 साल 6 साल के बाद फिर वो नए अपडेटेड फॉर्म में नई चीज़ निकल के सामने आ जाती है। तो जिस वक्त आपको जाना होगा उस वक्त कीजिएगा। 10th के बाद मैं कहूँगा जब आप 11-12 शुरू करेंगे उस वक्त कोई छोटे छोटे कोर्सेज आप करना शुरू कर दें। अभी आप फंडामेंटली पढ़ें, स्कूल के सिलेबस को मजबूत करें। ओके, बिकॉज 9th में है, इसके बाद 10th अभी आपका स्टार्ट हो जाएगा। जी, जी। तो अभी शायद इतना वक्त आपको नहीं मिलेगा कि आप ये भी करें। जी, जी। तो सर शायद एक लिहाज से बहुत सही कह रहे हैं क्योंकि आपका फोकस आपके बोर्ड पे होना चाहिए। और साजिद साहब ये जो कंप्यूटर के कोर्सेज कर रहे हैं ना, मैं तो इनको एक एडवाइस दूंगा, इसी टाइम को निकाल के आप ओलंपियाड्स की तैयारी करें। ओके, स्टेट ओलंपियाड दें, नेशनल दें, इंटरनेशनल ओलंपियाड दें, सब्जेक्ट के अंदर अपना इंस्टेड ऑफ दिस डू दैट बेटर। मुझे लगता है इससे सब्जेक्ट आपका बहुत मजबूत होगा। एक बार सब्जेक्ट इन डेप्थ आप समझ जाएंगे तो एप्लीकेशन लगा के सारी चीजें बहुत जल्दी जल्दी आप कर लेंगे। ओके, नहीं जैसे अच्छा है जैसे कि इन्होंने 9th क्लास में भी कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑप्ट किया है और आगे चल के रोबोटिक इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो शायद इनका कॉम्बिनेशन अभी से ये बना के चल रहे हैं। जितना इनको कंप्यूटर चाहिए सर बेसिक लेवल पे वो इनको स्कूल में पढ़ा दिया जाएगा। अच्छा, एक्स्ट्रा की जरूरत यस, अभी एक्स्ट्रा की उतनी जरूरत नहीं है क्योंकि जो चीज आप पढ़ रहे हैं आज से 4 साल के बाद उसका एप्लीकेशन होगा या नहीं होगा इसका पता नहीं। Okay. हो सकता है नई चीज निकल के सामने आ जाए। Okay. तो वेट कीजिए, स्कूल के सिलेबस पे सब्जेक्ट पे ज्यादा टाइम देने की कोशिश कीजिए। और साथ साथ एक सलाह और दूंगा, थोड़ा टाइम निकाल के खेला भी कीजिए, फिजिकल एक्सरसाइज वो भी जरूरी हाँ है। वो भी बहुत जरूरी है। अपने आप को ज्यादा स्क्रीन टाइम से अलग हटाने की कोशिश कीजिए। आजकल बहुत सारी न्यूज इस तरह से आ रही है कि बच्चों को आंख की प्रॉब्लम्स वगैरह होने लगी है, तो अपने आप को हटाइए, थोड़ा सा टाइम निकालिए अपने लिए, खेलिए, फिजिकल एक्सरसाइज पे भी ध्यान दीजिए आप। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया। एवरी वीक हम लोग बच्चों को अपडेट्स करते हैं कि क्या नोटिफिकेशन है, तो इस हफ्ते की क्या नोटिफिकेशन है सर? जो हिस्टोरिकल चेंज आपने कहा था बोर्ड के एग्जाम 2 टर्म्स में, CBSE वाले। CBSE वाली, अब देखें आपने क्या एक पॉइंट रखा था ना, और हम लोगों ने बताया था कि ये चीज CBSE शुरू कर रही है और आने वाले टाइम में और दीगर बोर्ड्स भी शुरू करेंगे। तो ICSE और ISC इन्होंने भी अच्छा, डिसीजन ले लिया है। तो देखें ये भी एक चेंज है, मतलब ये साल से ही हो गया है? इसी साल से हो चुका है और नवंबर का लास्ट वीक एग्जाम शुरू हो रहा है। तो जो बच्चे 10th में हैं, जो बच्चे 12th में हैं, ICSE, ISC, CBSE के, उनको मैं कहूँगा सलाह मेरी होगी कि पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए। तो वही हाफ
हाफ सिलेबस, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म ऐसा होगा। या 2 पार्ट में सिलेबस बांट दिया गया है। तो ये अभी डिसीजन लिया है आईसीएसई ने कि पहले से डिसीजन थोड़ा पहले आया था, अपडेट हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि बीच में प्रोग्राम हमारा ऑन एयर नहीं हो पाया था। तो पिछले साल तक तो एग्जाम उन्होंने ट्रेडिशनल वे में लिया था, लेकिन इस बार जैसे सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया तो इन्होंने भी साथ साथ मतलब फर्स्ट टाइम है ये, फर्स्ट टाइम ये भी ले रहे हैं, फर्स्ट टाइम सीबीएसई भी ले रहा है। तो स्क्रीन पे दोनों की डेट्स मैं जल्दी से हाईलाइट कर रहा हूँ और बच्चों को कह रहा हूँ और पेरेंट को भी कह रहा हूँ कि बच्चों के साथ लग जाएं, क्योंकि एग्जाम बहुत आसान है, इसमें स्कोर काफ़ी ज़्यादा जाएगा। तो ध्यान से खूब पढ़िए, मेहनत कीजिए। सबसे पहले मैं आईसीएसई के बारे में बताना चाहूँगा, यानी 10th क्लास के लिए 29 नवंबर से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है और 16 दिसंबर आखिरी पेपर है। और आईएससी यानी 12th का 22 नवंबर से इसकी शुरुआत हो रही है और 20 दिसंबर को ये एग्ज़ाम ख़त्म होगा। 1 घंटे का एग्जामिनेशन होगा, ऑब्जेक्टिव नेचर का क्वेश्चन पेपर होगा। 10:50 पे आपको एग्जामिनेशन में पेपर मिलेगा, 10 मिनट पहले आप पेपर पढ़ेंगे, उसके बाद 1 घंटे आपको पेपर अटैम्प्ट करने का टाइम दिया जाएगा। और सीबीएसई का हम लोगों ने पहले बताया था, लेकिन एक बार अगेन स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ कि सीबीएसई 10th क्लास के फर्स्ट टर्म का एग्जामिनेशन 30 नवंबर से शुरू हो रहा है और 12th बोर्ड यानी सीबीएसई 12th बोर्ड का एग्जामिनेशन 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। और एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में हम लोगों ने पहले प्रोग्राम में बताया है कि एग्जामिनेशन 90 मिनट का होगा, ऑब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चन होंगे। ध्यान से तैयारी करें, एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करें। ओके, तो डेट्स आपको ध्यान में रखना है। ये अपडेट था ये हफ्ते का, और आने वाले दिन के लिए तैयार रहें कि आपको एक बड़े एग्जाम की तरफ जाना है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सर। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने मिशन की तरफ। जी। लेकिन एक मिशन है जो हम जानना चाहेंगे कि केंद्रीय विद्यालय जो एक संगठन है और इंडिया में लार्जेस्ट संगठन मैं इसे कह सकता हूँ, जिसके बहुत सारे स्कूल्स हैं, तो इसके की फीचर्स के बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये कब इसकी बुनियाद रखी गई और कितने स्कूल्स हैं इंडिया में। सर, वर्ल्ड की लार्जेस्ट चेन आप कह सकते हैं, तकरीबन 1300 के आसपास, पूरी दुनिया में सबसे बड़े। ओके, 1300 स्कूल हैं केंद्रीय विद्यालय। तो आप महसूस करें कि इंडिया के अगर आप स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी और डिस्ट्रिक्ट्स को आप लगा दें तो मैं समझता हूं कि कोई भी ज़िला ऐसा नहीं होगा जहां केंद्रीय विद्यालय नहीं हो। लगभग 1300 हैं तकरीबन 1300 केंद्रीय विद्यालय, 1248 के आसपास अभी इनके नंबर्स आ रहे हैं जी। तो 1300 के आसपास आप 1248 केंद्रीय विद्यालय हैं और 49,000 देखें एम्प्लॉय हैं। आप महसूस करें कितना बड़ा एक संगठन है और हर जगह पे। और बेसिकली जैसे आप मतलब ये स्टेट वाइज है या डिस्ट्रिक्ट वाइज है, ऐसा कुछ है? ऐसे ऑटोनोमस बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत है, यानी सेंट्रल आपने बोल ही दिया तो स्टेट का तो मतलब ही नहीं है। तो ऑटोनोमस बॉडी है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मातहत ये चलने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें क्लास 1 से लेकर 12 तक के एजुकेशन बच्चों को दी जाती है। फाउंडेशन क्यों पढ़ा? बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं जो ट्रांसफरेबल जॉब में होते हैं, लाइक बैंक में हैं या और भी सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में हैं। इसके अलावा जो पैरामिलिट्री में जो लोग हैं, आर्म फोर्सेज में लोग हैं, उनके भी ट्रांसफर्स बीच बीच में आते रहते हैं। ऐसे लोगों के बच्चों की एजुकेशन पे कोई चोट ना पहुंचे, उसको भी ध्यान में रखते हुए ये इसका एम है, मिशन है। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बच्चों को इंडियन कल्चर के साथ या भारतीयता के साथ बच्चों को तैयार कराया जाए और एक सस्ता एजुकेशन सब तक पहुंचाया जाए, उस पर फोकस करके इसकी बुनियाद डाली गई है। और जैसे मैंने बताया कितने सारे स्कूल हैं और इस पर पर्टिकुलर आप देखेंगे कि जितने सारे कैंटोनमेंट, जो आर्मी एरिया मिलेगा, एयरफोर्स का जो जोन मिलेगा, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी, उनके कैंपस में भी केंद्रीय विद्यालय आपको मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रांसफ़र करके जब जॉब का आते हैं और उसके बाद नया शहर होता है और उनके बच्चों की एजुकेशन की बात होती है तो वो कहाँ जाएँ, तो उनकी सहूलत के लिए कैंपस में भी ये स्कूल प्रोवाइड किया जाता है। और पैरामिलिट्री में जितने लोग होते हैं उनके भी जॉब में ट्रांसफ़र होता है, तो अगर विद इन कैंपस भी उनको ये सारा स्कूल मिलता है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो एम्प्लॉय हैं जिनके जॉब्स में ट्रांसफ़र है उनके लिए बहुत ही बेहतरीन ये स्कूल है। और अपार्ट फ्रॉम दैट ये ओपन फॉर ऑल भी है। बस इसमें थोड़ी सी इन्होंने एक कंडीशन ये लगाई है कि जो स्कूल का लोकेशन है, अगर आपको इस स्कूल में एडमिशन लेना है तो आपकी दूरी उस स्कूल से 5 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए, अगर शहरी शहरी एरिया है। और अगर थोड़ा सा आप
चले जाएं गांव की तरफ या और जैसे मेट्रोपॉलिटन नहीं हो, छोटा शहर हो, तो वहाँ पे 8 किलोमीटर का दायरा लिया गया है। क्योंकि होता क्या है सर, आपने देखा होगा बहुत बार इस तरह के न्यूज़ आते हैं कि बच्चों को ट्रैवल करने में कहीं चोट लग जाती है, एक्सीडेंटल इस तरह के केसेस आ जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने बहुत ही इसमें, क्योंकि स्कूल बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एरिया में दूसरे एरिया में स्कूल नहीं है, तो बच्चों को सहूलत हो। अब आप सोचें कि एक छोटा बच्चा 12 किलोमीटर अगर ट्रैवल करके आना जाना करे तो कितना फिजिकली टायरिंग चैलेंज रहेगा। चैलेंज है, पेरेंट के लिए भी चैलेंज है। तो 5 किलोमीटर जो है वो अर्बन एरिया में रखा गया है, रूरल में जो है तकरीबन 8 किलोमीटर के रेडियस का एक रखा गया है कि अगर उसके अंदर आपका हो तो आप इस स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, देखा जाए तो गवर्नमेंट्स के बहुत सारे स्कूल ऑलरेडी हैं। यस है, ठीक है, उसमें नो डाउट हर स्टेट में स्टेट के भी रहते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी रहते हैं। एग्जैक्टली। तो अभी मतलब इसमें क्या फ़र्क है? मतलब एक तो ये अपने ये बेनिफिट बता दिया है कि अगर हमारी गवर्नमेंट जॉब है तो ऐसा तो नहीं, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो हम लोग को कहीं और भी एडमिशन मिल सकता है, लाइक सीबीएसई के बोर्ड के जो होते हैं नॉर्मली वो लोग लेते। लेकिन ये केंद्रीय विद्यालय का फ़ायदा और क्या नज़र आ सकता है इसमें? देखिए, एक तो सबसे पहली बात सीबीएसई बोर्ड नंबर वन। दूसरा बाइलिंगुअल, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में इनकी पढ़ाई हो रही है। ओके, तो एक प्रेफरेंस है। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है साजिद साहब, आपने ठीक कहा, मेरा अगर सपोज मैं बॉम्बे में हूँ, मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया, तो दिल्ली में बहुत सारे स्कूल हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी स्कूल हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल हो गए, जवाहर नवोदय विद्यालय हो गया, प्राइवेट तो बहुत सारे स्कूल हैं। लेकिन सबसे पहले जब भी मैं कहीं एडमिशन लूँगा तो हमारी पहली प्रायोरिटी क्या होगी? स्कूल अच्छा होना चाहिए और फीस भी नॉमिनल होना चाहिए। जी। तो ये बहुत नॉमिनल फीस का एक स्कूल है, क्योंकि गवर्नमेंट का स्कूल है तो यहाँ फीस स्ट्रक्चर काफ़ी कम क्योंकि फीस पे तो आजकल सबसे बड़ी बात होती है, बड़ी बड़ी बहसें हो रही हैं जी। तो इसमें क्या फीस एकदम बिल्कुल ही कम है? बहुत कम है साजिद साहब। कितनी है लगभग? तकरीबन मैं भी बताता हूँ और स्क्रीन पे भी पेरेंट्स के लिए शो करता हूँ। देखें, अभी तो क्या है कि कोविड की वजह से बहुत सारे बच्चों की एजुकेशन भी रुक रही है। सुनने में जब आता है तो चीज़ें काफ़ी परेशान भी करती हैं, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम लोगों का काफ़ी कम हुआ है। तो अब क्या होता है कि हर इंसान की प्रायोरिटी ये होती है कि हम उस तरफ अप्रोच करें जहाँ पे हमारा फीस स्ट्रक्चर कम हो। तो ध्यान रखेंगे, जब इस स्कूल में एडमिशन के लिए इन्फॉर्मेशन आएगी तो लोगों का हुजूम आएगा। तो आपके पास एप्रोप्रिएट जानकारी होनी चाहिए। उस जानकारी के तहत आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं स्कूल जाके, क्योंकि अब तो स्कूल खुलने लगे हैं ऑफिशियली भी, बहुत सारे स्टेट में भी स्कूल खुल गए हैं। वहाँ जाके आप फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं, फॉर्म फिल करें, वेट करें अपने टर्न का। इंशाल्लाह अगर मौका मिलता है तो बेहतरीन नॉमिनल फीस पे आपको एडमिशन मिल सकता है। अब मैं फ़ीस के बारे में, आपने हमसे सवाल राइज किया। फीस स्ट्रक्चर में 3-4 पोर्शन होते हैं। एक तो होता है एडमिशन फ़ी। तो सबसे पहले मैं इसका एडमिशन फ़ी बता रहा हूँ, 25 रुपीज़। 25 रुपये आज के दौर में? 25 रुपये है। अच्छा। तो आप महसूस करें, पहला तो देखें आप। और अगर आपका बच्चा ऑलरेडी केंद्रीय विद्यालय में है और सपोज 7th में है और 7 से 8th में जा रहा है तो री एडमिशन में 100 रुपीज़ आपको लगाना है। ओके। तो फीस ये साल में एक बार, ठीक है। अब उसके बाद जब आप आएंगे तो फीस 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है। एक होता है ट्यूशन फी। अगर बच्चा आपका कंप्यूटर साइंस ले रहा है तो कंप्यूटर के लैब की एक फीस आती है। और एक होता है विद्यालय विकास निधि, यानी स्कूल के डेवलपमेंट के लिए एक फंड क्रिएट किया जाता है। तो ट्यूशन फी 300-400 रुपये एक महीने की है। कंप्यूटर प्रैक्टिकल की फीस 100 रुपये है। और विद्यालय विकास निधि का फंड जो होता है उसमें पर मंथ 500 रुपये की फीस है। तो अगर तीनों को मिला लें तो 800 रुपये के आसपास आपकी पर महीने की फीस होगी। अब महसूस करें, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, हालांकि बोलने में अजीब लग रहा है, लेकिन किसी की फीस 7,000, 8,000, 9,000 पर मंथ भी होती है। यहाँ पे 700 से 800 रुपये पर मंथ में आपकी फीस हो जाएगी। लेकिन इस फीस में बहुत सारे एग्जम्पशन भी हैं। अच्छा, जैसे अगर आपकी एक बच्ची हो, क्योंकि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान सुना होगा आपने, सिंगल गर्ल चाइल्ड अगर आपकी है तो आपको ट्यूशन फी नहीं देना है। वो 100 रुपये भी नहीं देना है। 300 रुपये जो ट्यूशन फी है नहीं देना है। 500 रुपये विद्यालय विकास निधि का फंड है वो आपको नहीं देना है। अगर कंप्यूटर लैब आपकी बच्ची का है तो 100 या 150 रुपये पर महीने में आपका बच्चा स्कूल में पढ़ सकता है। तो इससे नॉमिनल फीस और क्या हो सकती है विद बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। मैं बेस्ट इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप रिजल्ट के तौर पे देखेंगे तो सबसे बेहतरीन इंडिया का रिजल्ट अगर मैं स्कूल वाइज चलूं तो जवाहर नवोदय विद्यालय का नंबर 1 आता है, उसके बाद केंद्रीय विद्यालय का नंबर आता है। 10th में पास परसेंटेज मोर देन 90% इनका होता है, 95-94% होता है। रिजल्ट वाइज दे आर वेरी गुड। अच्छा जी, चलिए, ये अगर रिजल्ट वाइज बहुत अच्छे हैं और फीस इतनी कम है,
एक सवाल आज के दौर में उठता है कि जितने महंगे स्कूल पढ़ाई उतनी अच्छी है, तो फिर रिजल्ट इनके अच्छे कैसे आ रहे हैं जहाँ पर फीस समझिए मतलब एकदम बहुत कम है, 100-300 जैसा आपने बताया, 25 रुपये बताया, तो मतलब कैसे रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं? फिर ये जो सोच है हमारी बदलना पड़ेगा इसको, मतलब बदलना है कि और डेवलप होती जा रही है सर? जितनी महंगी स्कूल है उतना अच्छा एजुकेशन हम सोचते हैं, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए साजिद साहब, रिजल्ट डिपेंड करता है बच्चे पे। गांव का बच्चा हो, लालटेन में पढ़ रहा हो, टॉप कर सकता है बोर्ड बनिस्बत उस बच्चे के जो बेहतरीन स्कूल में पढ़ता हो और एयर कंडीशन में बैठ के घर पे पढ़ाई कर रहा हो, घर पे हो, लाइब्रेरी हो, सब कुछ लाइब्रेरी और सारी चीजें और 10 ट्यूशन। तो पैशन होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, योर पैशन, योर डिटर्मिनेशन, योर थॉट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर ये तीनों डेवलप करना बहुत मुश्किल है सर। आई थिंक किसी बच्चे के अंदर ये चीज़ लाना, शायद अगर मेरे बच्चे हैं तो मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि कैसे पैशन लेके आया जाए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे का ध्यान ही हम लोग को नहीं समझ में आता कि खेलने में है कि पढ़ाई में है। साजिद साहब, यही तो अगर आ जाए, जिस बच्चे में ये आ गया वही तो बच्चा फर्स्ट लाइनर होता है। तो ये तो अब यहाँ एक सबसे बड़ी परेशानी क्या है, कभी कभी हम लोग फॉरेन कंट्री से अपने एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। और इंडिया में खुद इतना बोर्ड है, बोर्ड वाइज कंपेयर करते हैं, बोर्ड वाइज करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, फॉरेन कंट्री में और यहाँ में क्या पॉपुलेशन का फर्क है? भाई अपने यहाँ तो किसी छोटे स्टेट की जो आबादी है, बहुत सारे वर्ल्ड में तो बहुत सारी कंट्री की आबादी है, तो वहाँ रिसोर्सेज ज्यादा है, पॉपुलेशन कम है। यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज कम नहीं, बहुत कम है। तो यहाँ पे क्या होता है कि टैलेंट होने के बावजूद भी बच्चा कभी कभी आगे नहीं निकल पाता है, ड्यू टू टफ फाइट। ऐसा नहीं कि बच्चे के अंदर टैलेंट नहीं है, टैलेंट है। पिछले प्रोग्राम में आपने कहा ही था कि चीज़ों को डायरेक्शन देने के पहले उसके बेसिक ग्रास रूट पे भी आप देखें कि निगाह उसकी किधर जाती है। तो ये है, तो पैशन होना बहुत ज़रूरी है सर। और हमने तो देखा है, जो बच्चे सिंसियर होते हैं ना, उनको कहीं किसी स्कूल में डाल दें, कोई परेशानी नहीं है, वो वहाँ रह के परफॉर्म करेगा और वहीं से निकलेगा। और हम लोगों ने भी गाँव के स्कूल में पढ़ा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत बड़े स्कूल में पढ़ के ही बहुत कुछ आप कर सकते हैं। बस आपके अंदर एक ललक होनी चाहिए आगे बढ़ने की, वही चीज आपको आगे बढ़ाती है। दीगर महंगी स्कूल या सस्ती स्कूल से फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा एनवायरनमेंट का शायद पड़ता हो, कल्चर का पड़ता हो, लेकिन फीस का कोई असर नहीं होता है। केंद्रीय विद्यालय में आपको बहुत अटेंटिव फैमिली के बच्चे मिलेंगे, ज्यादातर नौकरी पेशा जो हजरात होते हैं उनके बच्चे मिलेंगे। यानी उनको नौकरी, उनको एजुकेशन की बहुत तह तक जानकारी होती है, उनको इसकी उनकी अहमियत पता होती है कि उन्होंने कैसे अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया। तो अटेंटिव फैमिली के बच्चों के साथ अगर आप केंद्रीय विद्यालय में जाते हैं तो आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। हाँ, ये ज़रूर है, जो आपने क्वेश्चन राइज किया है उस पर कभी कभी बोलने में तकलीफ भी होती है कि अभी भी छोटे छोटे गाँव में जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उसके हालात अच्छे नहीं है, बहुत काम करने की उस लेवल पे ज़रूरत है। फंड गवर्नमेंट बहुत सारे एलोकेट करती है, लेकिन उसका प्रॉपर इस्तेमाल नहीं हो पाता है। तो उन चीज़ों को सुधारने की कोशिश करना है इंशाल्लाह। और क्योंकि इस तरह के स्कूल में जो टीचर्स होते हैं ना, दे आर हाईली क्वालिफाइड। पहले तो बीएड होना है, उसके बाद फिर उनका एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस होने के बाद तब वो सिलेक्शन करके ट्रेनिंग लेके तब वो आते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। हाँ, ये जरूर है किसी किसी हालात की वजह से वो अपने ट्रैक से अलग हो जाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। अदरवाइज जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं उसमें टीचर का जो लेवल आपको मिलेगा द बेस्ट है जी। चलिए सर, एज क्राइटेरिया क्या होगा? क्योंकि आजकल एडमिशन बहुत जल्दी होने लगा है, 3 साल 4 साल 2-2.5 साल पे आपको फॉर्म लेना पड़ता है। तो केंद्रीय विद्यालय में अगर एडमिशन कराना अपने बच्चे का तो क्या है एज क्राइटेरिया? केंद्रीय विद्यालय में प्री नर्सरी और LKG UKG टाइप का कोई एजुकेशन नहीं है। वहाँ क्लास 1 से शुरुआत होती है। ठीक, क्लास 1 में दाखिले के लिए जिस साल आप दाखिला लेंगे उस साल की 31 मार्च में आपके बच्चे की मिनिमम एज 5 साल और मैक्सिमम 7 साल होनी चाहिए। 5 से 7 साल, मिनिमम 5 ईयर पूरा हो जाना चाहिए 31 मार्च में, जिस साल आपने दाखिला लेना है। और 31 मार्च तक मैक्सिमम 7 साल, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है किसी बच्चे की विलादत 1 अप्रैल की है तो उसे कंसिडर किया जा रहा है यहाँ पे, पर 2 अप्रैल वाला कंसिडर नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा। और बारी यहाँ स्क्रीन की है साजिद साहब, ताकि हम लोग सारे पेरेंट को एक बार बता दें कि भाई जब आपको अपने बच्चे को किसी क्लास में एडमिशन कराना है तो उस क्लास में एडमिशन के वक्त आपके बच्चे की एज क्या होनी चाहिए। तो एक बार स्क्रीन पे आप इसको जरूर देखें। एज लिमिट मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, आप एक बार देख लें इसको। अगर आपको अपने बच्चे को क्लास 1 में दाखिला दिलाना है तो उसकी एज 5 साल से 7 साल के बीच में होनी चाहिए। क्लास 2 के लिए 6 से 8 साल, यानी मिनिमम 6 साल मैक्सिमम 8 साल। क्लास 3 के लिए 7 to 9 ईयर्स। क्लास 4 के लिए 8 to 10 ईयर्स। क्लास 5 के लिए 9 to 11 ईयर्स की एज होनी चाहिए। क्लास 6 के लिए 10 to 12 ईयर्स।
क्लास 7th के लिए 11 to 13 ईयर्स, क्लास 8 के लिए 12 to 14 ईयर्स, क्लास 9th के लिए 13 to 15 ईयर्स एंड क्लास 10th के लिए 14 to 16 ईयर्स। ध्यान रखें ये एज जिस साल आपको एडमिशन लेना है उस साल के 31 मार्च तक देखी जाएगी। सर बहुत शुक्रिया, आपने केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में, एक ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का है, उसमें किस तरह से हम अपने बच्चों का दाखिला करा सकते हैं इसके बारे में बताया, बहुत शुक्रिया। 1248 स्कूल, 13 लाख से ज़्यादा बच्चे, 49,000 एम्प्लॉय और तकरीबन हिंदुस्तान के हर शहर, बड़े शहर में इसकी मौजूदगी और एक नॉमिनल फीस के साथ एजुकेशन सिस्टम। इससे बेहतर क्या हो सकता है? चलिए, शॉर्ट में आपने सब कुछ बता दिया जी सर, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तो जी हाँ नाज़रीन, आप तमाम देखते रहिए चैनल विन, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। लेकिन अगर आपके पास कोई सवाल है और उसका जवाब आप तलाश कर रहे हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9619667578, साथ ही ईमेल भी कर सकते हैं winislam@gmail.com। देखते रहिए चैनल विन, बहुत शुक्रिया।